नाज़रीन, आलमी बैंक की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2035 तक पाकिस्तान की जो मईशत है वो 1000 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, और अगर ऐसा हो गया तो फिर रावी हमारे लिए क्या चैन ही चैन लिखेगा। ये और मुल्की मईशत को दरपेश बहुत सारे जो मसाइल हैं उनके हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ख़ाक़ान नजीब साहब, जो कि मारूफ माहिर मुआशियात है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। यहीं से शुरू कर लेते हैं। पहले तो ये बताइए कि ये खुशखबरी जो है इसको आप वाकई अमली तौर पर पूरा होता देखते हैं? देखिए, गुफ्तगू इस तरह से है कि एक उड़ान पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया और उसमें एक एस्पिरेशन और एस्पायर तो करना चाहिए कि 2035 तक, यानी कि 1 ट्रिलियन 1000 अरब डॉलर की इकोनॉमी जो आज 370-75 अरब डॉलर की है वहां तक पहुंच जाएगी। अगर ऐसा होना हो तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी को 10% डॉलर टर्म्स में ग्रो करना है हर साल टू गेट टू दैट टारगेट। आई थिंक एस्पिरेशनली तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, बट ये एक हाई एस्पिरेशन है और स्पेशली बेस्ड ऑन डॉलर टर्म्स, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी आज जहां पे है वहां पे 2-2.5-3% से ऊपर ग्रो नहीं कर रही, इसलिए कि फंड के प्रोग्राम में है, तो 4-5% पे ग्रो कर जाएगी। अगर इससे ऊपर ग्रो करना है तो याद रखिए कि एक पोटेंशियल ग्रोथ है पाकिस्तान की। जैसे ही हम ये करते हैं कंजम्पशन बढ़ती है, क्योंकि पैदावारी सलाहियत कमज़ोर है, तो उससे जो इंपोर्ट बढ़ती है, बिकॉज हमें बहुत सी अशिया इंपोर्ट करना पड़ती हैं, तेल ज़्यादा इंपोर्ट होना शुरू होता है, बिजली पैदा करने के लिए तेल चाहिए, बाकी चीज़ों के लिए चाहिए। जब इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, कंजम्पशन लेड भी और एनर्जी लेड भी, तो फिर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के एक क्राइसिस में आते हैं, करंट अकाउंट का खसारा बढ़ता है और आईएमएफ के पास चले जाते हैं। उड़ान पाकिस्तान के थ्रू वो जो 5 ईज इन्होंने बनाए हैं, एनर्जी, एनवायरनमेंट, एक्सपोर्ट, इस सब के थ्रू ये कोशिश की जा रही है कि इन मसलों को हल किया जाए। मैं ये कहता हूं कि एस्पिरेशनली इस तरह सोचना अच्छी बात है, पर क्या हम एक्सपोर्ट मार्केट्स कैप्चर कर सकते हैं? इसके मुताबिक ये भी है कि 60 अरब डॉलर तक हमारी एक्सपोर्ट चली जाएगी। क्या आप 30 को डबल करने में कामयाब होंगे अगले 5 से 7 साल में? आई थिंक इट रियली डिपेंड्स कि अगर हम ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इकोनॉमी के, जो इंपोर्ट लेड इकोनॉमी है, जो इंपोर्ट बेस्ड है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की इकोनॉमी है, उसको तब्दील कर पाएंगे कि नहीं। क्या हम एनर्जी, जो कि इस वक्त खित्ते में सबसे महंगी है, उसका स्ट्रक्चर तब्दील करके, प्राइवेटाइज करके, कंपटीशन लाकर इसकी प्राइस को नीचे ड्राइव कर पाएंगे कि नहीं? क्या हम अपने एसओईज के नुकसानात कम करने के लिए पीआईए को बेच पाएंगे कि नहीं? क्या हम मुल्क को डीरेगुलेट कर पाएंगे कि नहीं? क्या हम पैदावारी सलाहियत बढ़ा पाएंगे नहीं? अगर ये सब काम हम कर सके और हमने मैक्रो स्टेबिलिटी, जिसके लिए याद रखिए 20 फरवरी ऑनवर्ड्स किसी वक्त भी पाकिस्तान में आईएमएफ का मिशन पहले रिव्यू के लिए आएगा, वो सारे हमने मुहर्रकात पूरे किए हुए, हमने कंडीशनैलिटीज, बेंचमार्क्स, टारगेट्स पूरे किए हुए, सो वी हैव अ हार्ड चैलेंजिंग टारगेट अहेड ऑफ अस। अगर ये सब चीज़ें आपको होती हुई दिखाई दें तो ज़रूर हम आगे बढ़ सकेंगे। डॉक्टर साहब, ये ज़रूर हम आगे बढ़ सकेंगे अगर चीज़ें हमें होती दिखाई दें, लेकिन यहाँ तो उल्टा काम हो रहा है। अभी जो है सनतों के लिए गैस की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, तो अगर गैस महंगी हो जाएगी तो फिर बरामदात कैसे आप कर सकेंगे? देखिए, ये जो इस वक्त किया गया है, इसकी एक वजह इज़ द फॉलोइंग। आईएमएफ के साथ एक बेंचमार्क है जिसमें ये लिखा गया था कि हम ये काम कर देंगे। मैंने तब भी कहा था कि इस पे सोच विचार कीजिए। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का प्रोग्राम चलाना है आपने, उसके लिए अपनी टीम में प्रोफेशनल्स रखें और इस प्रोग्राम को प्रोफेशनल से चलाएं, ताकि आप जब चीज़ें ये तय कर देते हैं तो एक तो उनके टाइम पीरियड्स ठीक हों और वो वाकई ही ठीक हों। गैस के कई कार्गो हम बाहर से मंगवा रहे हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रहे पाकिस्तान में, तो अगर आप उनके साथ ये गैस देते रहें तो शायद ये ठीक हो, पर अब कैप्टिव को गैस में से निकालने की गुफ्तगू हो रही है। ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको सोच विचार
रिसर्च ये करना चाहिए। ये बात ठीक है आपकी कि इसको बढ़ाने से महंगी हो जाएगी उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट असल मकसद ये नहीं है कि गैस की कीमत बढ़ाई जाए। असल मकसद क्या है कि गैस से उतार के उनको बिजली पे ले जाया जाए और ये गैस उन पावर प्लांट्स को दी जाए जिनकी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसीज 60, 65, 70% हैं, चाहे वो LNG बेस्ड हो या बाकी प्लांट्स हों जिनकी हाई एंड एफिशिएंसीज हैं, नए लगे हुए हैं। सो ये अगर पूरा प्रोग्राम हर चीज को जामे अंदाज में देखें और उसको आगे लेकर चलें, बट बार बार बात वही है कि फंड के साथ ये जो चीजें आप तय करते हैं या जो काम आप कर रहे हैं उनको इतनी सॉलिड फुटिंग पर करें कि मुल्क के लिए वो अच्छे साबित हों। अभी तक ये देखा है कि चूंकि यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आप गैस से बिजली पे तो ले जाएं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि IPPs के साथ निगोशिएट करके या कुछ जो मुआहदे ख़त्म हो रहे हैं उससे आप बिजली वाकई सस्ती दे देंगे गैस की निस्बत? जब तक बिजली की तंजीमें नौ नहीं करेंगे, गैस सेक्टर की तंजीमें नौ नहीं करेंगे, और इसकी मोटी मोटी बातें ये है कि स्टेट इस काम से निकल जाए, इसको प्राइवेटाइज किया जाए, कंपटीशन लाया जाए, रेगुलेटर को बहुत अच्छी कैपेसिटी में उभारा जाए, उनको एक रेगुलेटर बनाया जाए, पॉलिसी साजी के काम को बहुत बेहतर किया जाए, जो सर्कुलर डेट है उसको हैंडल किया जाए, टैरिफ को ठीक किया जाए, यानी कि टैरिफ के स्ट्रक्चर को ठीक किया जाए, जो बेशुमार टैक्सेस इस वक्त टैरिफ में हैं उनको उठाया जाए। बड़ी तंजीमें नौ मांगता है ये सेक्टर कि आज भी हम कह रहे हैं कि 600 अरब का नुकसान 2025 में करेगा बिजली का सेक्टर, 600 अरब का। और ये मैं नहीं कह रहा, अथॉरिटीज खुद एक्सेप्ट करती हैं कि ये ऐसा ही है। सो क्या आप स्टेट के रोल को कैसे कम करेंगे, लाइट टच रेगुलेशन कैसे बनेगी, पाकिस्तान की जो ट्रांसमिशन की कंस्ट्रेंट्स हैं उनको कैसे दूर करेंगे, जबकि आपने NTDC जो है उसमें आपने जो मैनेजरियल नो हाउ लानी थी वो पिछले कई अरसे से आप नहीं ला पाए हैं। लेकिन और आखिर में जो CTBCM, लेकिन डॉक्टर साहब कम्पिटिटिव मार्केट कब बनाएंगे आप? डॉक्टर साहब हुकूमत कोशिशें तो कर रही है ना। अभी भी देखें हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अमेरिका में बिजनेस कौंसल से भी उन्होंने मुलाकात की है, अमेरिकी बिजनेसमैनों से वो मुलाकातें कर रहे हैं और ईज टू बिजनेस जो है वो बता रहे हैं कि आप आएँ अमेरिकी कंपनियों के साथ, हम स्पेशल आपके लिए ईज़ पैदा करेंगे, आप यहाँ पे कारोबार करें। तो ये तो अच्छी बात है। देखिए, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी या डिप्लोमेसी करना अपने उस मुल्क के साथ जो आपका एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हो, उस मुल्क के साथ जो एक IMF का सबसे बड़ा, मतलब ये याद रखिए कि इस वक्त सबसे बड़ा शेयर होल्डर हो, उस मुल्क के साथ जिसमें एक बड़ा डायस्पोरा है पाकिस्तानी और वो पाकिस्तान को रेमिटेंस भेजता है, और उस मुल्क के साथ जिसका वैसे ही दुनिया में एक इन्फ्लुएंस हो, करनी चाहिए। इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती। पर ये भी याद रखिए कि असल जो मुल्क में आप जिसे कहेंगे ना एम्बियंस, यानी कि वो पानी पैदा करें कारोबार की डीरेगुलेट करके, तो आपको खुद ही पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जब मिलेगी ना तो मैं बाहर की इन्वेस्टमेंट भी ढूंढ लाऊंगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि FDI जो कि $1.5-2 अरब को पिछले एक दिहाई से क्रॉस नहीं कर रही, उसको आगे ले जाने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। पर यह भी साथ याद रखना चाहिए कि जब तक आप रेगुलेशंस, हर्डल्स और कंपेटिटिवनेस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी विद इन द कंट्री नहीं पैदा करेंगे तो किसी को सहूलत हो कि वो यहाँ पर बनाकर दुनिया में बेचे। FDI आप ये याद रखिए कि FDI इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आई है पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान को उस FDI की ज़रूरत है जो 3 चीज़ें करे। नंबर 1 मैनेजरियल ट्रांसफ़र, नंबर 2 टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र और नंबर 3 एक्सपोर्ट। डज दैट मेक सेंस टू यू? ये तो कॉमन सेंस की बात है। उन्हीं मुल्कों में ये काम हुआ है ना। और फिर वियतनाम में जब ये ट्रांसफ़र हुआ तो वो एक कंपनी को $72 अरब के पार्ट्स बेचते हैं वियतनाम वाले, द कंपनी इज बेस्ड इन साउथ कोरिया। ये है असल महवर तरक्की का। क्या आप ये सारे काम कर पाएंगे? आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी नहीं तो मोहसिन नकवी साहब तो इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, वो तो यही उनको कायल कर रहे हैं कि इस तरह का काम करें।
दुरुस्त। सो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी तो हर लेवल पे करनी चाहिए, और पाकिस्तान को अच्छी तरह पेंट करना, और जो अच्छी चीज़ें हैं, चाहे वो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है पाकिस्तान का, या हमारे टेलीकॉम सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन है, या हमारा वो सेक्टर जिसमें आप इस वक्त मुझसे बात कर रहे हैं, 70-80 चैनल हैं, एक अगर पीटीवी होता और लाइसेंस ना दिया होता तो क्या इतनी नौकरियां निकल सकती थी? क्या ऐसा हो सकता था कि टेलीकॉम में इतना ना खोलते तो हर इंसान मोबाइल लेकर घूम रहा होता? सो जो पाकिस्तान की अच्छी चीजें हैं उनको जरूर पोर्ट्रे करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम डॉक्टर साहब आखिर में ज़रा ये बता दें कि कल मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान हो रहा है और ये सुनने में आ रहा है कि छठी बार शरह सूद में मज़ीद कमी की जा रही है, तो आप इसको किस हवाले से देखते हैं? क्या इससे वाकई बिजनेस को फ़ायदा पहुंचेगा? सर्टेनली देखिए, 22% के रेट पे कोई भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना मुश्किल समझता, पर 12-13% और 1-8% ज़रूर नीचे जा सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी जा सकता है। बट चूंकि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में इस साल अगर 9-10% रहती है तो 2-2.5% तो रेट को पॉजिटिव रखना है। पर आई थिंक ज़रूर ईजिंग से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अगर इसको इस तरह गाड़ी खरीदनी थी, ठीक, आपने कहा मैंने 1 करोड़ की गाड़ी खरीदनी है, अगर आप 12 महीने पहले चले जाएं तो वो साल की किस्त 22 लाख है, सादी गुफ्तगू। आज अगर वो 12-13 लाख रह जाती है तो आप गाड़ी खरीदेंगे। जब आप गाड़ी खरीदेंगे तो पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल सेक्टर आगे बढ़ना शुरू होगा, नौकरियां निकलेंगी, नई कंपनीज आएंगी। यही वो तरीका है। अगर इसी तरह एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस 20 लाख की बजाय 12 लाख, या कोई 10 करोड़ वाला 2 करोड़ 20 लाख की बजाय बैंक को 11-12 लाख भर रहा होगा तो वो ऑब्वियसली आगे बढ़ेगा। मैं भी सोचूंगा कि चले मैं कोई कारोबार करता हूं, कर्ज सस्ता मिल रहा है। सो बिल्कुल इसमें कोई दो आरा नहीं है कि मॉनेटरी ईजिंग तभी की जाती है जब इकोनॉमिक एक्सपेंशन या इकोनॉमी को खोलने की तरफ जाएं। आई थिंक दैट इज बड़ा खुशाइन है कि इन्फ्लेशन मोर देन एस्टिमेटेड नीचे आ गई है। हुकूमत जो है एक बार शरह सूद में कमी करने जा रही है और इससे इकोनॉमी भी बेहतर होगी और बिजनेसमैन का एतमाद भी बहाल होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपने टाइम दिया।